कौन कौन आ गई है यहाँ? वही हर रात आती है, उधर कोने में खड़ी रहती है, बस मुझे देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं, बस देखती रहती है। माँ, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं बेटी, तुम नहीं देख सकती, वो सिर्फ मुझे दिखती है। उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। अरे मोनू, ओ मोनू, आज तो ठंड हड्डी तक घुस गई है भाई। 2 कप अदरक वाली चाय बना दे। चाय ऐसी हो कि पीते ही रूह तक गर्म हो जाए। अरे जगन्नाथ भैया, आपकी फरमाइश हो और चाय न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तो ऐसी चाय पिलाऊंगा कि कंबल भी शर्मा जाए। सही कह रहा है रे मोनू, तेरी चाय में जो गर्माहट है वो तो बड़े बड़े हीटर में भी नहीं। एक घूंट पी लो तो ऐसा लगता है जैसे सर्दी डर के भाग गई हो। तभी दूर से बैलगाड़ी की आवाज आई। अरे ये आवाज, इतनी रात को कौन बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा? दिन में तो कोई जाता नहीं, रात में तो और भी अजीब लग रहा है। अरे हाँ, सुबह ही सुना था गांव में कि हरी की बहू को आजकल में बच्चा होने वाला है। लगता है वही लोग होंगे, अस्पताल ले जा रहे होंगे उसे। काश हमारे गांव का अस्पताल आज भी खुला होता, तो किसी को रात के अंधेरे में जान जोखिम में डालकर इतनी दूर नहीं जाना पड़ता। तभी वहां पर गांव का पुराना आदमी तुलसीराम आते हैं। क्या बात है रे, आज चाय की दुकान भी इतनी खामोश क्यों है? काका, हम अस्पताल की बात कर रहे थे। वो जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ के पास पड़ा है, जिसके दरवाजे पर सालों से ताला लटका है। अगर वो चलता होता तो आज हरी की बहू बैलगाड़ी में नहीं, एम्बुलेंस में जाती। तुलसीराम अचानक चुप हो जाते हैं। काका, आप कुछ जानते हैं ना उस अस्पताल के बारे में? लोग कहते हैं वो बस यूं ही बंद नहीं हुआ। बेटा, कुछ जगहें सिर्फ बंद नहीं होती, उन पर चुप्पी की मुहर लगा दी जाती है। वो अस्पताल भी ऐसा ही है। क्या मतलब काका जी? मतलब ये कि जिस दिन वो अस्पताल बंद हुआ, उसी दिन गांव में सच बोलना भी बंद हो गया। काका, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधी बात बताइए ना, आखिर क्या हुआ था? जो हुआ था बेटा, वो अगर आज भी बाहर आ गया ना, तो कई बड़े लोगों की नींद उड़ जाएगी। उस अस्पताल में सिर्फ मरीज नहीं आते थे, वहां कुछ ऐसे इलाज भी होते थे जिनका हिसाब कभी कागज में नहीं लिखा गया। ये सुनकर दोनों संग रह जाते हैं। तो फिर क्या उसी वजह से अस्पताल बंद कर दिया गया? बंद नहीं किया गया बेटा, दफना दिया गया। फाइलों के नीचे, धमकियों के साए में और गांव वालों के डर के बीच। तो फिर बताइए ना काका, उस अस्पताल का रहस्य क्या है? आखिर क्यों इतने सालों से वो बंद पड़ा है? अगर सच जानना चाहते हो तो फिर सुनो। ये कहानी आज की नहीं है बेटा, करीब 20 साल पुरानी है। मधुपुर गांव, कच्चा मिट्टी का छोटा सा घर। शाम का वक्त, घर के अंदर मोहनलाल खाट पर बैठे हैं। पिताजी, आखिर आपने मुझे डॉक्टर बना ही दिया। आज जो कुछ भी हूं, बस आपकी वजह से हूं। बेटा, अगर इंसान दिल से किसी चीज को करना चाहे तो भगवान भी रास्ता बना देता है। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, तेरी माँ भी चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर इस गांव का सहारा बने। मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छा पिता मिला है पिताजी। मैं सच में खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसे इंसान मिले। बस बेटा, अब तेरी नौकरी लग जाए और तेरी शादी हो जाए तो समझूंगा मेरी जिंदगी पूरी हो गई। पिताजी, अब भी शादी नहीं करनी है। पहले वो जमीन छुड़ानी है जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए गिरवी रख दी थी। उसके बाद ही किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो इसी घर में रहे और आपकी सेवा करे। अरे मेरी बेटी तो घर का भी ख्याल रख रही है और दुनिया का भी। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे वैसा ही होगा। मुझे बस तेरी खुशी चाहिए। अच्छा पिताजी, अब मैं चलती हूँ।
मुझे प्रताप ठाकुर से मिलना है। सुना है उसके अस्पताल में डॉक्टर की जरूरत है। प्रताप ठाकुर? वो बड़ा आदमी है बेटा, उसके साथ संभल कर रहना। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सच और इंसानियत के रास्ते पर चलूंगी। जो सही होगा वही करूंगी। राधा घर से निकलती है और प्रताप ठाकुर के घर की तरफ बढ़ती है। बड़ा सा पक्का मकान, गेट पर पहरा, रुतबे का माहौल। राधा अंदर जाती है। प्रताप ठाकुर कुर्सी पर बैठा है। हाँ बताओ, कौन हो तुम? मैं राधा हूँ, MBBS किया है। सुना है आपके अस्पताल में डॉक्टर की जरूरत है। डिग्री तो ठीक है, लेकिन यहां सिर्फ इलाज नहीं चलता बिटिया, यहां समझौते भी करने पड़ते हैं। समझौते मतलब? मतलब ये कि गरीब मरीजों को मुफ्त में देखने की जिद छोड़नी होगी। दवा वही लिखनी होगी जो हमारे मेडिकल स्टोर से जाए, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसे चुप कराना भी आना चाहिए। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं डॉक्टर बनी हूँ, दलाल बनने के लिए नहीं। अगर यही आपकी शर्तें हैं तो मुझे ये नौकरी मंजूर नहीं। बड़ी बड़ी बातें मत करो बिटिया, ये गांव है, यहां सच ज्यादा दिन नहीं चलता। या तो मेरी बात मान लो या फिर रास्ता देख लो। तो मैं रास्ता ही चुनूंगी, लेकिन याद रखिए एक दिन यही सच आपके झूठ पर भारी पड़ेगा। तीनों चाय की दुकान पर बैठे हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। तो फिर काका, आगे क्या हुआ राधा के जाने के बाद? जब राधा प्रताप ठाकुर के घर से लौटी तो उसने अपने घर पर जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर था। अरे मोहनलाल, और कितने दिन लगेंगे तुझे मेरा पैसा चुकाने में? मेरे पैसों से तूने अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया, अब मेरा हिसाब कौन चुकाएगा? मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, बस 2-3 महीने, मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। समय? मैंने तुझे पहले भी समय दिया था। अब बहाने नहीं चलेंगे, या तो पैसा या फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राधा पीछे खड़ी सब सुन रही थी। आंखें भर आती हैं। मेरी वजह से मेरे पिताजी को इतनी जिल्लत सहनी पड़ रही है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे नौकरी ज्वाइन करनी ही होगी जब तक ये कर्ज खत्म ना हो जाए। फिर क्या हुआ काका? फिर राधा ने वही किया जो हर मजबूर बेटी करती है। उसने चुपचाप नौकरी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे राधा आगे बढ़ी उस पर दबाव भी बढ़ने लगा। काम का नहीं, उसकी चुप्पी का। डॉक्टर साहिबा, इतनी देर तक रुकने की क्या जरूरत है? मेरे कमरे में आ जाइए, कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी और वजह से नहीं। यहां सब वजहें मेरे हिसाब से चलती हैं, समझी? राधा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप चली जाती है। तो काका, राधा ने यह बात किसी को क्यों नहीं बताई? क्योंकि बेटा, वो अपनी नौकरी खोना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर आवाज उठाई तो सबसे पहले उसके पिताजी की उम्मीद टूटेगी। वो मजबूर थी, और जब मजबूरी हद से बढ़ जाती है तो इंसान खुद से ही लड़ने लगता है। लेकिन जुल्म जब हद से आगे बढ़ गया और डर रोज उसकी सांसों में बस गया, तो एक दिन राधा टूट गई। और उस रात रूम नंबर 7 में एक ईमानदार डॉक्टर हमेशा के लिए चुप हो गई। तो क्या तभी से अस्पताल बंद पड़ा है? नहीं बेटा, कहानी यहीं खत्म होती तो शायद सच कभी बाहर ही ना आता। राधा की मौत के 2 महीने बाद एक और किरदार आया इस कहानी में। बाहर से एक नर्स आई थी, नाम था सीमा। नई थी, बेखौफ थी और सच्चाई से अनजान। रात का वक्त, अस्पताल में सन्नाटा। एक रात सीमा नाइट ड्यूटी पर थी। अजीब अस्पताल है, इतना बड़ा लेकिन रात में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। तभी दूर से दरवाजे के खुलने की आवाज, हल्के कदमों की आहट।
और उसी रात सीमा ने वो देख लिया जो राधा कभी किसी को नहीं बता पाई थी। क्या देखा काका? वो सच जो इस अस्पताल की नींव हिला देने वाला था। अस्पताल का लंबा कॉरिडोर, पीली लाइट टिमटिमा रही है। सीमा कुर्सी पर अकेली बैठी है। एक तो इतनी अंधेरी रात, ऊपर से पूरी ड्यूटी में मैं अकेली। रीना रहती तो कम से कम डर तो नहीं लगता। अचानक खटाक खिड़की से कोई आवाज आती है। कौन है वहां? सामने हो। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखती है, पर बाहर सिर्फ अंधेरा और हवा। बेकार में डर रही हूँ। अकेली हूँ इसलिए हर आवाज डरावनी लग रही है। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तभी पूरे सन्नाटे में अचानक ट्रिंग ट्रिंग रूम नंबर 7 की घंटी बजती है। इतनी रात को रूम नंबर 7 से? शायद मरीज को कुछ हो गया होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी है, आंखें फटी की फटी, चेहरे पर गहरा डर। माँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर कांपती आवाज में बोलती है, वो फिर आ गई है। कौन? कौन आ गई है यहाँ? वही, हर रात आती है, उधर कोने में खड़ी रहती है, बस मुझे देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं, बस देखती रहती है। माँ, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है। नहीं बेटी, तुम नहीं देख सकती, वो सिर्फ मुझे दिखती है। उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलती है और पर्दा हल्का सा हिलता है। आप थक गई हैं शायद। कमजोरी में ऐसा वहम हो जाता है। वह जबरदस्ती मुस्कान लाती है। आप आराम करिए, मैं पास के केबिन में हूँ। अगर कुछ भी हो तो तुरंत घंटी बजाइए। सीमा वापस आकर कुर्सी पर बैठती है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। अजीब है, अगर सब वहम था तो कमरे में इतनी ठंड क्यों लग रही थी? और वो पर्दा, हवा तो बाहर भी नहीं चल रही थी। मेरे अलावा और कौन हो सकता है यहाँ? पूरे अस्पताल में गहरा सन्नाटा। घड़ी की टिक टिक भी जैसे बहुत तेज सुनाई दे रही है। रूम नंबर 7 की बत्ती हल्की हल्की कांप रही थी। बूढ़ी औरत अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखें डर से फैली हुई। अचानक उसकी नजर कमरे के कोने पर जाती है। कौन है तुम? हर रात क्यों आ जाती हो? मुझसे क्या चाहती हो? कमरे में सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। बस कोने में एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। वो परछाई हिलती भी नहीं, बस बूढ़ी औरत को घूरती रहती है। कुछ तो बोलो, ऐसे मत देखो मुझे, डर लगता है। तभी अचानक रूम नंबर 7 की घंटी पूरे गलियारे में गूंज जाती है। फिर से? इतनी बार घंटी क्यों बजा रही है? वह कुछ पल चुप रहती है, फिर गहरा सांस लेती है। आज मेरी ड्यूटी है, चाहे जो भी हो, मुझे तो उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। माँ, क्या हुआ? कोई तकलीफ? बूढ़ी औरत डर से कांप रही है। वो फिर आ गई थी, यहीं
कोने में खड़ी थी। सीमा कमरे में चारों तरफ देखती है। बिस्तर, खिड़की, कोना, कुछ भी नहीं। माँ, यहाँ तो कोई नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। डरिए मत, सब ठीक है। तभी बूढ़ी औरत धीरे से बोलती है, नहीं बेटी, अब वो यहाँ नहीं है। वो उस बाथरूम में चली गई है। ये सुनते ही सीमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। सीमा धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाती है। धीरे से दरवाजा खोलती है। कोई है? कोई है यहाँ? सामने आओ। कोई जवाब नहीं। वह एक एक कोना देखती है। अचानक आईने में उसकी अपनी परछाई हिलती हुई लगती है। सीमा घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन कुछ नहीं। कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैंने अच्छे से देख लिया है माँ, बाथरूम में कोई नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। तुमने सच में अच्छे से देखा ना? वो बहुत चालाक है, छुपना जानती है। हाँ माँ, मैं यहीं पास में हूँ। अगर फिर कुछ लगे तो मुझे बुला लेना। बेटी, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं यहीं केबिन में बैठी हूँ। सीमा कमरे से बाहर निकल जाती है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ती है। फिर बाथरूम में प्रवेश करती है। कमरे की पीली रोशनी पीछे छूट जाती है। अंदर सिर्फ हल्की नीली लाइट। उसकी नजर पर्दे पर जाती है। पर्दे के पीछे जैसे कोई खड़ा हो। कौन है वहाँ? वह कांपते हाथों से पर्दा हटाती है, पर पर्दे के पीछे कुछ नहीं। मेरे जोर जोर से सांस लेने लगती है। मैं वहम कर रही हूँ। वह पीछे मुड़ती है और शीशे की तरफ देखती है, और तभी शीशे में उसके ठीक पीछे वही काली परछाई खड़ी होती है। बूढ़ी औरत की आंखें फैल जाती हैं। पूरे अस्पताल में एक भयानक अनजानी आवाज गूंजती है, जैसे हवा में कोई चीख खुल गई हो। ये आवाज अचानक क्या हो गया? कहाँ से आ रही है? वह इधर उधर देखती है। कुछ तो गड़बड़ है। वह तेज कदमों से रूम नंबर 7 की तरफ बढ़ती है। दरवाजा खुलता है। कमरे में सन्नाटा, बेड खाली। माँ, आप कहाँ हैं? अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? शायद बाथरूम में होंगी। सीमा धीरे धीरे बाथरूम का दरवाजा खोलती है। अंदर हल्की रोशनी। फर्श पर एक साया सा पड़ा हुआ था। बूढ़ी औरत बाथरूम में जमीन पर पड़ी है। आंखें खुली हैं। चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए। तेज हवा की आवाज मोनू की चाय की दुकान पर आ जाता है। जगन्नाथ, भोलाराम और मोनू सन खामोशी में बैठे हैं। तो जगन्नाथ, भोलाराम, उसी रात के बाद यह अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि उस हादसे ने सिर्फ एक जान नहीं ली थी, उसने पूरे गांव की नींद छीन ली थी। लोगों के दिल में ऐसा डर बैठ गया कि कोई उस अस्पताल के पास भटकने से भी डरने लगा। तीवा कुछ नहीं बोलते, बस आग की चटक चटक सुनाई देती है। लो भैया, तुम तीनों की चाय तैयार है।